हेलो गाइज, मैं सुभाष सुबह आप लोग को ज्ञान लर्न चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हिंदी पढ़ेगा जी। हिंदी का लिखांश है जिसको हम लोग पढ़ कर के आंसर देंगे। यह 2016 का पेपर है। पेपर हिंदी में आया था। तो यह है पहला निर्देश। प्रश्न संख्या 51 से 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े में मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बनाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार लगी तूबी वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कम गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अनूठी जैसी मिजराब से। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र किस कहते हैं? क्या ये भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते, देखते, सुनते हैं तो मन करता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक प्रकार के भी हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र जहाँ से अन्य देशों से प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए, जहाँ सुदूर और पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रमुख हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही हैं। तो यह इसका पेडागॉजी है। यह एक कह सकते हैं कि गद्यांश से इसको हम पढ़ करके आंसर देना है। तो पहले पढ़ लिए हैं। अब इसको प्रश्न को देखते हैं कि क्या प्रश्न कर रहा है और एक एक का जवाब इसमें ढूंढना होगा। देखिए, प्रश्न है जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, ये पूछ रहा कहाँ से आए हुए हैं। ठीक, निशान पहले हम लगा दिए हैं लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूछ रहा है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं। विकल्प में अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है सब भारतीय नहीं है, कुछ भारत से हैं और कुछ बाहर से हैं, मतलब दूसरे देशों से हैं। ये चीन है, इंडोनेशिया के हैं। ये भारत में ही जन्मे हैं। भारत में नहीं जन्मे हैं। कहाँ के हैं? कुछ भारत के हैं, कुछ बाहर के हैं। ठीक है, और अगला पढ़ना है कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति से विद्यमान है? तबला जो है इस सब जगह से मिश्रित है। अगला कौन सा कथन सत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। ये गलत है, क्योंकि इसको विकल्प बताएगा कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। यह भी सत्य है। ये पहला भी सत्य था। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। एक नहीं है, ये गलत है। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो ये तो सही बात है, लेकिन प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, ये गलत है।
अगला, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक हैं। किससे मालूम होगा? तो इसका शीर्षक कह सकते हैं, तो एक तरह से वाद्य यंत्र ही होगा। तो वाद्य यंत्र तो बात छोड़िए, पहले वाद्य यंत्र से हम मालूम करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति इतिहास हम जान सकते हैं कि इनका कैसे विकास हुआ, कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ। ठीक है, तो इसका वाद्य यंत्र होगा। भारतीय शब्द का व्याकरण की दृष्टि से है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है क्या है? सर्वनाम, विशेषण, विसर्ग, क्रिया, संज्ञा। तो क्रिया है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? देखिए, भारती, शिला, शीघ्रता, विशाल, फिर ल, विशाल, ल लास्ट में और वी पहले, तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, अगला है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्ययंत्रों के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से, सुमेरी संस्कृत से, पुराणों से, भारतीय सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। विकल्प में दिया है। जन्म शब्द का पर्यायवाची जानते हैं क्या होगा? उत्खेल, उत्पत्ति, विद्यमान और प्रयुक्त है। भूखंड शब्द में समास। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कई भूखंड मतलब दो भाग में है ना, तो इसे द्विगु समास है। एक और है इस तरह से। देखिए, जो प्रश्न पेपर में 2016 में आए हुए हिंदी में हैं, इनको कुछ जानते। पेडागॉजी जो है, पेडागॉजी बड़ी मस्त चीज़ है। इसको जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे पहला, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा होनी चाहिए। मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता वो और घर पर और पड़ोस की भाषा एक जैसी होगी तो बालक क्या करेगा? जल्दी सीखेगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका विकल्प है जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। तो यह समरसता होनी चाहिए। अगर तीनों जगह भाषा एक जैसी होगी तो क्या होगा? समरसता होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप। तो एकांकी के रूप में है तो उसे हम क्या समझेंगे? एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे। याद तो करवाना नहीं होता है, गलत है। शिक्षार्थियों में एकांकी पढ़वाने के बाद उसका करवाएंगे, ये भी गलत है। पूछा क्या है? आप क्या करेंगे ना? तो एकांकी के प्रमुख संवाद पढ़कर लिखवाएंगे। ठीक, यही है। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो आप इसमें से होता है कि क्या अच्छे तरीके से चुन सकते हैं। जो बोर्ड मान रहा है उसको आप अपने दिमाग से क्वेश्चन खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, जो जवाब इसका मांगा जा रहा है। तो इसमें यही पेडागॉजी में तर्क लगाना होता है, तर्क लगा के जवाब देना होता है। तो एकांकी के प्रमुख संवाद को पढ़कर लिखवाएंगे। अगला प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? देखिए, लिखना पढ़ना के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना कठिन है। दोनों कौशल एक एक करके सीखते हैं। लिखना और पढ़ना समान रूप से अतः संबंधित है। देखिए, इसमें दूसरा विकल्प सही है कि लिखना सीखना की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। ठीक है, पहले तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब सही तरीक़ा से लिखेंगे फिर उसे हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। अगला है, यह सब 2016 का पेपर है, इसी टेट का। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की समीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक की करवैया। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावक का प्रोत्साहन होगा तो आगे बढ़ेगा। भाषा की परीक्षा होगी तो भी आगे बढ़ेगा, लेकिन वृत्ति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह गलत है। यह इसका जवाब होगा
शिक्षक का रवैया भी यह मालूम बताता है कि बालक विकास करेगा या नहीं करेगा। अगला है 104, गद्य पद गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू समृद्ध करते हैं। भरना इसमें तो देखिए, हमारी नाटक हमारी संवेदना की धार करने के साथ साथ हमारे जीवन में, ठीक, तो यह भाषिक और ज्ञानात्मक होगा। भाषिक यहाँ भरा जाएगा, ज्ञानात्मक यहाँ और नहीं। भाषिक संवेदना होगी तो ज्ञानात्मक होगा, ठीक है। अगला, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3 सभी या सीमित एक, मतलब एक बार फेरबदल हो सकता है लिपि में, बार बार नहीं होगा, तो गलत होगा। अगला, वाणी और लेखन के मूल अंतर ये हैं कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जा सकती है और होती है। चेतन स्वाभाविक, अधोतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध, सचेतन कालबद्ध। तो देखिए, वाणी और लेखन के मूल अंतर पूछ रहा है लिखित भाषा में, तो चेतन और स्वाभाविक होगा पहला। अगला, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि नंबर 1, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। बच्चों के विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और अगला, इसमें बच्चों के प्रति उत्तरवादी दृष्टिकोण रखा जाए। बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो यह पहला सही है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। तो समाज शिक्षा में यही होता है कि बालक किस तरह के हैं तो उनके लिए कैसे शिक्षा दी जाए, उनको क्या सहायता दी जाए जिससे उनको ज्ञानवर्धक हो, ठीक है। समय की कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए, सबका क्या करते हैं, सबका मनोबल एक साथ बनाए रखे और सबको समान शिक्षा मिले। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने के लिए सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। उच्च प्राथमिकता मतलब किसे देंगे, पहले ही शुरुआत में अगर हिंदी भाषा के ध्वनियों को नहीं सीखें तो आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदी भाषा की ध्वनियों को समझने में, हम ध्वनियों को सीखने में ज़्यादा सर्वाधिक संबंध देंगे। अगला है, भाषा नियमों तथा नियंत्रित डैट का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच की भी निर्मित करती है। सौंदर्यबोध, संस्कृति संप्रेक्षण कला, ठीक है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संस्कृति का माध्यम पर निर्भर करती है कि हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है। तो बी वाला सही है। अगला, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों का नियंत्रण में रख करती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो ये सभी बच्चों की रुचि का ध्यान करती है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं सीटेट में, आए हुए हैं। 2016 का पेपर है, ठीक, 6 से 8 तक के। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की ज़रूरत। देखिए, मौखिक परीक्षा सबसे ज़रूरी है, सबसे अधिक आकलन कर सकता है। अगला है, सब बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क की ही परिमाण है। यह विचार किसका है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की।
तो ये चमस्की का है, इसको याद रखें। इसको तो थोड़ा का कह सकते हैं, रट भी सकते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार है चमस्की का। भाषा, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में अगले पहला है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। अधिकतर त्रुटियों की भाषिक नियमों का स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में लोग मिले। धन्यवाद।